जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 3 मतलब मूल अधिकार। तो संविधान का भाग 3, चलिए मूल अधिकार को के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार में हम जाकर सामान्य ज्ञान के इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। और जो मूल अधिकार है इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला मैग्ना कार्टा आया था 1215, जो कि पहली बार लोगों को मूल अधिकार का प्रावधान करता था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार के प्रावधानों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये कहता है ये मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं लेकिन योग्य है, बहुत सीमित। मतलब ये कहता है कि जो मौलिक अधिकार ये पूर्ण नहीं है कि हमेशा कभी आपके हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि आप अगर हटा बिना किसी कारण आपातकाल के हटाया जा सकता तो आप इसके लिए कोर्ट वगैरह जाकर के जा सकते हैं। फिर कहता है कि मौलिक अधिकार अनुलंघनीय नहीं, मतलब ये स्थायी नहीं है, ये सब इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। उसके वाले मौलिक अधिकार की प्रकृति न्याय संगत है, कि अगर न्याय संगत का मतलब कि अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन होना तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद कहता है संपत्ति। हाँ, फिर आप देखिए पहले क्या था, आज क्या है, आज 6 मौलिक अधिकार है मूलतः, ठीक है ना, आज 6 और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, जो कि अनुच्छेद 31 और 19 एफ, 19 जो एफ है, आपको 19 आर्टिकल जी तक जाता है, तो 19 जो एफ है वो संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 31 ये आपके संपत्ति के अधिकार को बताता था। लेकिन इसे आगे चल करके संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे तब इसे आपका हटा दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, लेकिन उस संविधान में ही अनुच्छेद 300 ए के तहत उसे अब मूल अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार में अंतर ये होता है कि अगर कोई भी सरकार भी आपके मूल अधिकारों का हनन करती है आप कोर्ट जाए, लेकिन कानूनी अधिकार में ये होता है कि सरकार हनन कर सकती है लेकिन कोई व्यक्ति हनन आपके कानूनी अधिकार का नहीं कर सकता, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आप देखिए मूल अधिकार का प्रावधान 12 से लेकर 35 तक है, तो चलिए हम एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं। तो पहला जब अनुच्छेद 12 की बात करें, ठीक है, ये 12 क्या था, राज्य की परिभाषा बताता है कि पहले भाई आप ये डिसाइड करो कि आपका राज्य कहाँ तक है, तब ना आप वहाँ की मूल अधिकार। तो ये राज्य की परिभाषा प्रावधान करता है कि राज्य सरकार होगा, कोई सरकार होगी, संसद होगा, कोई भी शासकीय निकाय होगा, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे, क्योंकि भाई अब ये बताते हैं ये मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार आपसे कौन छीनेगा, राज्य छीनेगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य कौन है, कि भाई संसद कानून बनाएगी तो ये राज्य मान लिया जाएगा, तो फिर इस कानून को हटा देंगे। या कोई भी आप व्यक्ति, कोई सरकारी प्राधिकारी है, आपका कोई काम नहीं कर रहा है, उसने मौलिक अधिकार का आपके हनन कर दिया तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये राज्य का प्रावधान करता है कि राज्य के तहत राज्य सरकार भी आएगी या कोई अन्य सरकार आ सकती है, जैसे आपको स्थानीय सरकारें होती हैं, संसद आएगी, कोई भी सरकारी निकाय आ सकता है, कोई भी मतलब कि बॉडी आ सकती है, गवर्नमेंट बॉडी, और कोई प्राधिकारी तक इसमें नहीं थे कि अगर कोई आपका एसपी कलेक्टेड टाइप का कोई भी व्यक्ति अगर हानि करता है तो वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। फिर आर्टिकल अगर 13 की बात करें तो ये कहता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या विवादास्पद है उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका द्वारा। मतलब कोई, ये सीधा आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी कानून जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसे जो न्यायपालिका है वो निश्चित कर सकती, हटा सकती है। अब देखिए, अब ये था 12-13। अब देखिए जो अनुच्छेद आपका 14 से लेकर अनुच्छेद जो 18 तक है, ये आपके संविधान के समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। मतलब 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके जो 5 अनुच्छेद हैं ये आप समानता के अधिकार को बताते हैं। अब देख लेते हैं कि किस किस तरह की समानता के अधिकार को बताते हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है ये बोलता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया है। फिर और बोलता है कि कानून का समान संरक्षण, कि कानून जो भी बनाया जाएगा सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा, ये हमने यूएसए से लिया गया है। और एक आपात वाली स्थिति बताता है कि राष्ट्रपति, विधायक, सांसद और नागरिक मानने पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, कि जैसे सही बात है कोई भी अन्य व्यक्ति अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन अगर कोई भी मान लीजिए जैसे कि और कोई अपराध करता है, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई एमएलए, ऐसे मंत्रियों से अधिकार हो मतलब अपराध हो जाता है, तो इसे डायरेक्ट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, अन्य प्रावधानों के तहत आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक तरह से समानता इनके लिए विशेष प्रावधान करता है, ये राष्ट्रपति, विधायकों, सांसदों को तो इनके लिए अलग है, बाकी सबके लिए सब समान अधिकार है। उसके लिए तो ये आपका अपवाद के स्वरूप आ जाता है। फिर अनुच्छेद 15 ये कहता है कि स्थितियों में समानता, जैसे लिंग, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, मतलब लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि 5 प्रावधानों का जिक्र किया गया है, उसके उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए।
ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जन्म स्थान, लिंग है, धर्म, जाति और आपके जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपको फिर अनुच्छेद 16 ये आपका एक तरह से ना रोजगार की बात करता है कि सार्वजनिक सार्वजनिक रोजगार में समानता। अब सार्वजनिक मतलब ये सरकारी नौकरी में रोजगार की बात करता है, प्राइवेट नौकरी में रोजगार की बात नहीं करता। तो ये सार्वजनिक जितने भी आपकी सरकारी नौकरी उसमें रोजगार की समानता होगी। सार्वजनिक रोजगार के मामले पर समानता होगी। और अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 16 का 4 है वो बल्कि कहता है कि पदोन्नति एवं नियुक्ति में आरक्षण की, मतलब जो आपका अनुच्छेद 4 है, समानता, जब आरक्षण दे दिए तो असमानता होगी ना भाई, किसी को आरक्षण दे दिया तो असमानता, तो वो आपका एक तरह से अपवाद हो जाता है, उसका भी आपका अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान किया गया है और इसके लिए मामले आए थे। ये आपका इंद्रसानी केस जो कि इंपॉर्टेंट, ये आपको पता। उसके बाद है अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 को होता है कि अस्पृश्यता का अनुकूल, अनटचेबिलिटी का पूरी तरह इसने इराडिकेट कर दिया, मतलब कि छुआछूत नहीं होगी। पहले देश में छुआछूत थी लेकिन बाद में हटा दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, की मतलब कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, अगर करना भी है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी। तो वही आपका जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का ये कहता है कि राज्य उपाधियों का प्रदान नहीं करेगी। अब राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी किसी से, और विदेशी राज्य से भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब किस किस क्षेत्र में प्रदान कर सकती, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो डॉक्टर इंजीनियर उपाधि का मतलब वो होता है कि नाम के पहले जो शब्द लगाया जाता है ना उसको उपाधि कहते हैं। तो कोई डॉक्टर, हाँ डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, फिर सेना के क्षेत्र में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन, ये सब आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है कोई महिम के मामले में कोई अन्य भी, अगर आप राष्ट्रपति से अनुमति है तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं आप धारण कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका ये था आपका पहला अधिकार जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक का। अब दूसरा है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, कि आपको किस किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक का प्रावधान है। तो ये आपके अगर देखें तो देखो 19, अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी नागरिकों को अधिकार होगा, और इसके तहत कई सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस किस तरह का नागरिकों को अधिकार हो। तो अगर हम अनुच्छेद 19 ए की बात करें कि अनुच्छेद ये कहता है कि बोलने या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी बोल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। आप अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कर सकते का मतलब है कि बोलने का एक तरीका जिसमें बोल मतलब बोलना शामिल नहीं होता, इशारा जैसे की चीजें शामिल होती है। तो आपको बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है पूरे देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी का अब इसके तहत देखिए जी तक है, मतलब अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी, 19 ई, 19 एफ, 19 जी, 7 प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो 19 ए बता दिया। अब 19 बी है, ये कहता है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा, मतलब आप ना शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण मतलब बंदूक लाठी लेकर के नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। फिर 19 सी कहता है एसोसिएशन, मतलब यूनियन, आप संगठन बना सकते हैं, कितने सारे तो संगठन है, मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, अब आप बिल्कुल संगठन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अनुच्छेद डी कहता है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में घूमने, मतलब सर्वत्र, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आप सर्वत्र घूम सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, कश्मीर चले जाइए, केरल चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद डी। अनुच्छेद ई कहता है कि भारत, आप न केवल घूम नहीं सकते, अगर आप कश्मीर गए, आपको पसंद आ गया, अब तो अनुच्छेद 370 हट गया, कश्मीर में आपको पसंद आ गया, वहीं रहने लग गया, कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक कर्नाटक आपको अच्छा लगा, मतलब किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको निवास करने, रहवास करने की ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ई देता है। अब 19 एफ जो कि अब हट गया, ये 19 एफ जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि अब हट गया। 19 जी कहता है कि किसी भी पेशा का अभ्यास करने, कोई व्यवसाय व्यापार करने, मतलब आपको आपके ये व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है, आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये प्रावधान थे जो 6, ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत। अब अगर हम 19 सॉरी आर्टिकल अनुच्छेद 19 सॉरी अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें, 19 तो हो गया, अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये कहता है अपराध के लिए दूर सिद्धि से संरक्षण, की मतलब कि जब तक आपने अपराध नहीं किया है तब तक आपको सजा नहीं होगी, दो सिद्धि से संरक्षण आपको मिलेगा। तो ये कहता है कि नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, ये कहता है कि आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसे किसी भी कानून के तहत अपराध घोषित नहीं है, तब तक उसे कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। मतलब जब तक वो कोई ऐसा काम करे जो किसी कानून में अपराध माना गया है, बाकायदा उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, तभी आप उसको
तो आप नहीं मानेंगे। उसके बाद कहता है नो डबल ज्यूरिपर्टी। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया, दंडित नहीं। मतलब कोई एक अपराध किया, ठीक है, कोई चोरी कर लिया, तो आपने एक बार, ठीक है, आपने एक बार पकड़ा चोरी के मामले में, आप उसने सजा दे दी, फिर वो एक बार अपराध करके एक बार सजा काट दिया, फिर ये आप नहीं कह सकते कि नहीं तू एक बार अपराध किया था दोबारा उस पर। तो मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक ही बार मुकदमा चलेगा, दूसरी बार आपको सजा नहीं दी। फिर कहता है कि कोई आत्म दोषारोपण नहीं, कि किसी भी अपराध के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जाएगा। कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसे जिसको जिसको लगा कि सर पुलिस ने पकड़ लिया कि अपराध किया है, तो अब पुलिस ये नहीं कहेगी, जैसे नहीं थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं कि नहीं तू बता, लिख यहाँ पे, लिख कि मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, तो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में विवश नहीं किया जाएगा। तो ये आपका प्रावधान करता है अनुच्छेद 20। अब अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये क्या है, व्यक्ति की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक तरह से उसके प्राणों की रक्षा करता है, कि अगर आपको कोई भी मतलब व्यक्ति से उसके अधिकार हटाना है, तो वो उसके स्वतंत्रता से, जीवन से संबंधित कार्य है, तो वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। मतलब ये प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता की बात करता है। अब अगर अनुच्छेद 21A की बात करें तो देखिए, ये बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये आपके ना शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। और ये कैसे शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये संविधान का प्रावधान करता है। इसीलिए जितनी भी सरकारी स्कूलें चल रही हैं ये इसी प्रावधान के तहत हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 22 है, ये कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा दी जाएगी। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई, आप जैसे किसी पुलिस जाएगी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि भैया हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के, आप अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये नहीं कि अब रखी है 10 दिन 15 नहीं, उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटा के भीतर आपको कोर्ट में चालान पेश करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है। मतलब 24 घंटे के अंदर तक वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। उसके बाद है दंडात्मक अपराध किया हो और संदिग्ध का निवारण, या कि कोई ऐसा हो कि कोई अपराध करने वाला हो तो उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक थे। अब हम देख लेते हैं आपका जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो ही आर्टिकल प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद जो 23 है ये इंपॉर्टेंट है, ये मानव तस्करी या जबरन श्रम को रोकता है, कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम की बात की, कोई भी मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं करेगा, मानव का व्यापार नहीं करेगा, उसकी खरीद बिक्री नहीं करेगा, गुलाम को बेचेगा नहीं, और उसके साथ बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती उसकी इच्छा के बिना, या बेगारी, बेगारी यानी बिना बिना मजदूरी दिए काम नहीं करवाएगा। इन सब का प्रावधान ये आपका अनुच्छेद रोकता है। लेकिन इसमें अपवाद ये बोलता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य लोगों को अनिवार्य सेवा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मतलब अगर राज्य को लगता है कि नहीं कि जैसे मान लीजिए मिलिट्री है, सब बार बार बीच बीच में उठता है कि नहीं मिलिट्री है, तो वो अगर राज्य चाहे कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर 18 से 20 साल की उम्र का है तो उसे 2 साल मिलिट्री में सर्व करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रावधान बनाना चाहे और हर व्यक्ति को प्रावधान, तो इस तरह के लिए वो बाध्य कर सकता है। ये है, ठीक है, अब हालांकि है नहीं, पर ये प्रावधान है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो ये है आपका बाल श्रम। बाल श्रम यानी बच्चा होता है ना, जो जो बच्चों कारखानों खानों को मिलते, इसके रोकने के लिए है। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक जगह पर नियोजित नहीं किया, लगाया नहीं जाए। मतलब 14 वर्ष से कम आयु बच्चा है तो उसे खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते। मतलब 14 वर्ष से खतरनाक काम, नॉर्मल काम करवा सकते हैं, ठीक है ना, खतरनाक के लिए रोकता। अब ये हो गया आपका शोषण से विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद आपका 2304। अब अगला है धर्म का अधिकार या धार्मिक अधिकार। ये आपका 25 से 28 चार अनुच्छेद हैं, ये प्रावधान करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका जो अनुच्छेद 25 है ये कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास, प्रचार। मतलब ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, अंतःकरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि अगर वो प्रबंधन करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, तो वो भी जो भी मतलब करना चाहता है वो मैनेज कर सकता है, उसको इसकी भी छूट दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 27 ये कहता है
है कि किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, मतलब आपको कोई कोई विशेष धर्म है वो अपना प्रचार प्रसार करता है तो वो अपना मतलब कर लगा भी सकता है, और अगर चाहे तो, और नहीं कोई देना चाहता तो उसके लिए कोई उसको जबरदस्ती नहीं करेगा, स्वैच्छिक हो सकता है। ठीक। उसके बाद है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता की बात करता है कि मान लीजिए कुछ शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई विशेष मतलब कि कोई विशेष समर्थित संस्थान है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे वो उस संस्थान में उस विशेष धर्म से संबंधित उस शिक्षा दी जा रही है या कोई प्रार्थना स्वरूप हो रहे, तो वहाँ पे आप खड़े हो, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी। आप खड़े होना चाहते तो हो, या नहीं होना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। तो ये आपके थे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। उसके बाद आपका है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, दो। तो इसमें बोला है ये अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए। तो अनुच्छेद जो 29 वो कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कि भाई ये अल्पसंख्यक का मतलब ये कि जिनकी संख्या कम है, अब ये बहुमत में है नहीं, तो इनको संरक्षण देना पड़ेगा, तो इसके संरक्षण का प्रावधान भी संविधान करता है। तो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 कहता है, और इसी के तहत कहता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक की भाषा, संस्कृति, लिपि, मतलब कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक, कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे कि आपको मालूम है कि कई क्रिश्चियन स्कूलें हैं, कॉन्वेंट स्कूलें चलती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो अपना चलाते रहे, तो वो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, जैसे मदरसे उधर से चलते हैं, ये सब इसी के तहत चलते हैं। उसके बाद है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को के लिए बताया गया है और बहुमतों के लिए नहीं। तो ये था आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 और 30। अब आपका जो अनुच्छेद 31 था, ये मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 31 जो कि आपका संपत्ति के संबंधी अधिकार था, उसे हटा दिए है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपका अनुच्छेद 32 पढ़ लेते हैं। ये अनुच्छेद जो 32 है, ये आपका संवैधानिक उपचारों से संबंधित प्रावधान करता है। लिखा है संवैधानिक उपचारों से संबंधित। अब संवैधानिक उपचारों से मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने भैया 30 तक आपने ये आपने अधिकार अपने नागरिक को दे, अगर आपके नागरिक का कोई अधिकार राज्य जैसे अधिकार का उल्लंघन करती है, तो उसके लिए फिर ये संवैधानिक उपचार करेगी, मतलब उपचार वाली व्यवस्था दी गई है कि उसके लिए व्यवस्था बताई गई है कि कोई उल्लंघन करता है तो कैसे नहीं। ये आपका यूके से लिया। इसके लिए क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए कई सारी रिट जारी की जाती है। मतलब आपके अगर अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा करके उस व्यक्ति के खिलाफ या उस राज्य के खिलाफ रिट ला सकता है, और कोर्ट जब आज्ञा दे देगी तो उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। अब अगर हम रिट की बात करें, कई सारी रिट यहाँ पे है, जैसे मैंडमस है, हेवर्स आपका हैबिसस कॉर्पस है, सररी है, प्रोहिबिशन है, क्यू कोरंटो है, ठीक है ना। तो ये सारी रिट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका बी आर अम्बेडकर द्वारा आपका जो अनुच्छेद 32 था, बी आर अम्बेडकर जो अनुच्छेद 32 का प्रावधान करते हैं, ये इसे अनुच्छेद मतलब बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि किसी सुप्रीम कोर्ट मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण या संविधान को लागू कराने का आपका जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया, कोर्ट को ही दिया गया है। तो ना, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करेगा। उसके बाद है उच्च न्यायालय रिट का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के रिट से संबंधित। अब क्या है ना, जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत जो भी रिट जारी करता है 5, वो आपका सीमित जारी करता है, ठीक है। इसके अलावा वो और कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन वो मना नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन इसके पास जो रिट जारी करने के प्रावधान है ना, ये 5 में भी जारी कर सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी कानून के खिलाफ भी रिट जारी करना है, तो वो हाई कोर्ट एक्स्ट्रा भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर रिट संबंधी अधिकार बोले तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित है, लेकिन उससे ज्यादा आपके पास हाई कोर्ट पर अंतर। ये सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, हाई कोर्ट मना कर सकता है। तो ये थे आपके अनुच्छेद 32। अब चलिए अनुच्छेद आगे चल के अनुच्छेद 33 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 33 बोलता है कि सशक्त व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद को शक्ति, मतलब कि जितने भी व्यक्ति सेना वगैरह में है, ठीक है, जो भी सशस्त्र बल है उसमें वो कोई भी सशक्त कोई सैनिक बोलता है कि भाई मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उल्लंघन होगा, वो संसद ये बोलता है कि सशस्त्र
साधारणतः बल में जितने भी व्यक्ति कार्यरत हैं उनके मौलिक अधिकारों को सरकार छीन सकती है, सीमित कर सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद 34, ये कहता है कि मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रतिबंधक, कि अगर देश में सेना विधि होगी, मार्शल लॉ लागू हो गया, सेना का प्रशासन हो गया है, तो फिर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधक, मौलिक अधिकार ये हट जाएंगे। उसके अनुच्छेद 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में फिर है, नागरिकों को उपलब्ध अधिकार, कुछ ऐसे नागरिक जो ऐसे अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही दिए गए, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपका भाग 3 मैंने मोटा मोटा हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं दिया, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन कराना है, डिटेल बताना नहीं है, कम से कम समय में आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा बताया आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।